हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि मगध ने जितने भी 16 महाजनपद थे उन सब में मगध ने ही ज़्यादा प्रोग्रेस क्यों की, क्योंकि वहाँ के जो राजा थे वो बहुत ही लायक थे। उन्होंने हमेशा आगे बढ़ने का सोचा। हम मगध पे 3 वंश पढ़ चुके हैं। सबसे पहला है हर्यंक वंश, दूसरा है शिशुनाग वंश और थर्ड था महापद्मानंद नंद वंश। उसके महापद्मानंद की डेथ के बाद उसका बेटा धनानंद राजा बन जाता है, लेकिन वो बिल्कुल भी लायक नहीं था, वो अच्छा राजा नहीं था। लेकिन पिछले राजाओं ने प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा बना रखी थी मगध की, तो वो क्या है आराम से अपनी ज़िंदगी काट रहा था। जब धनानंद इंडिया पे राज कर रहा था, इंडिया पे जब धनानंद का राज था, उस टाइम पे विदेशी अटैक होना शुरू हो गए थे भारत पे। ईरान से लोग आए थे सबसे पहले लड़ने के लिए, दारा फर्स्ट, और उसी का नाम क्या था, डेरियस सेकेंड था। उसके बाद यूनान से आए। यूनान से एक ही नाम इंपॉर्टेंट है, वो है सिकंदर महान। अब ये सिकंदर कौन है, कहाँ से आया, आज हम सिकंदर के लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। पहले कि सिकंदर कौन था। देखो, यूनान में एक जगह थी, छोटी सी जगह थी, वहाँ का एक आदमी है फिलिप सेकंड। इसकी शादी होती है एक लड़की से जिसका नाम है ओलंपिया, और इन दोनों का एक बेटा होता है अलेक्जेंडर, जिसका नाम है अलेक्जेंडर थर्ड। ये फिलिप सेकंड कोई बहुत बड़ा राजा नहीं है कि इसके पास बहुत लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी पड़ी है। ये छोटी सी टेरिटरी है, उसी का राजा है, उस पर राज करता, छोटी सी इसकी सेना है, कोई बहुत लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी नहीं है। जब ये अलेक्जेंडर पैदा हुआ, ये 356 बीसी में पैदा हुआ था। ये अलेक्जेंडर और फिलिप सेकंड इसके फादर थे अलेक्जेंडर के। ये अलेक्जेंडर ही आगे जाके क्या कहलाएगा, सिकंदर का रियल नेम जो था वो अलेक्जेंडर था। और ये कहाँ के थे, ये थे यूनान के, ये यूनानी थे। उसके बाद क्या हुआ, बहुत छोटे से एज में ये अलेक्जेंडर के फादर की डेथ हो जाती है। लेकिन इसके फादर का एक सपना था, ये अलेक्जेंडर से बैठ के बातें करता था और ये बोलता था कि मेरा एक सपना है कि मुझे पूरे वर्ल्ड पे राज करना है। तो लेकिन इसकी डेथ क्या है, फिलिप सेकंड की डेथ बहुत जल्दी हो जाती है। लेकिन सिकंदर के मन में, अलेक्जेंडर के मन में, ये माइंड में ये रह जाता है कि मेरे फादर का सपना था और मुझे अपने फादर के सपने को पूरा करना था कि मुझे पूरे वर्ल्ड पे राज करना है। तो ये महज 20 साल का था तब ये राजा बन गया। राजा किसका, जो इसके फादर की प्रॉपर्टी थी। इसके फादर की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा तो थी नहीं, लेकिन जितनी भी थी उसका क्या है, ये 20 साल की उम्र में ही राजा बन जाता है। फिर इसका एक गुरु था। बोलते हैं किसी भी आदमी को बनाने में सबसे ज़्यादा हाथ गुरु का होता है, तो इसका एक गुरु था जिसको आप सब जानते होंगे, अरस्तु इसके गुरु का नाम था, अरस्तु। और अरस्तु का ही दूसरा नाम है एरिस्टोटल। तो ये अपने गुरु की आज्ञा लेता है और ये 336 बीसी में ही क्या है, राजा बन जाता है। महज 20 साल का था जब ये राजा बन जाता है और अपने गुरु की आज्ञा लेके, और ये भारत को विजय करने के लिए निकल पड़ता है। विश्व विजय का सपना लेके ये वहां से निकल पड़ता है। कहाँ से, यूनान से। अब इसके नाम में द सिकंदर महान या ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट क्यों लगते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसे ग्रेट क्यों बोला गया। इसके पीछे भी एक स्टोरी है। देखो, ये थे यूनान के, और एक है ईरान के मैंने बताया था आपको कल कि दारा फर्स्ट या डेरियस फर्स्ट, इसी का नाम था डेरियस फर्स्ट। ये सबसे पहले आया था इंडिया पे अटैक करने के लिए, और दूसरी तरफ से क्या आए थे, यूनानी आए थे। यूनानी में कौन है, सिकंदर है। ठीक है, अब ये तो इंडिया पे अटैक बहुत पहले कर चुके हैं, 500 के आसपास कर चुके हैं। अब इन्हीं की पीढ़ी में, ईरानियों की पीढ़ी में एक नाम आया दारा थर्ड, और डेरियस थर्ड इसे बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी है। इसकी ये एजिड है, काफ़ी एजिड है, और ये बिल्कुल एक 20 साल का लड़का है। तो इन दोनों की लड़ाई हो जाती है। अब इसकी जो दारा थर्ड है, ईरान का जो है, इसकी सेना बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी। और जो सिकंदर है, इसकी तो बहुत छोटी सी सेना थी। ये बोला जाता है कि जो सिकंदर की सेना थी और इसकी जो सेना थी, इसकी सेना 40 गुना थी। इससे, सिकंदर की सेना से। अगर सिकंदर के 1000 आदमी हैं तो इसके 40,000 आदमी थे, मतलब 40 गुना थी। तो ये जब दोनों आमने सामने लड़ाई करने के लिए खड़े होते हैं, तो जो दारा थर्ड था ये बहुत एजेड आदमी है, ये बूढ़ा आदमी है बिल्कुल, और सिकंदर जो है बिल्कुल 20 साल का है, बिल्कुल जवान लड़का है। तो दारा जो थर्ड है वो सिकंदर को देख के बोलता है कि देखो बेटा, तुम्हारी कोई उम्र नहीं है मेरे से लड़ने की, और तुम्हारी सेना तो क्या बिल्कुल छोटी सी सेना है, तुम हार जाओगे, तुम मेरे से लड़ाई मत करो। लेकिन सिकंदर में इतनी विल पावर
पावर थे, इतना ये मोटिवेटेड था, मैं तो हर हाल में लड़ाई करूंगा ही करूंगा और मैं जीतूंगा मैं। इसने बहुत समझाया कि तुम्हारी उम्र नहीं है मरने की अभी, तुम मत लड़ो मेरे से, क्योंकि मेरी सेना तुमसे बहुत ज्यादा बड़ी है। तो लेकिन अलेक्जेंडर क्या है, ये नहीं माना और इसने इसको लड़ाई की, इसके साथ लड़ाई की। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था कि ये जीतेगा, लेकिन इसकी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इतना मोटिवेटेड थी ये भी और इसकी सेना भी। तो जब इनकी लड़ाई हुई, इतिहास में इसे बोला जाता है गोगय बेला का युद्ध। गोगय बेला का युद्ध हुआ और इसमें अलेक्जेंडर जीत भी गया। तो इससे क्या है, जब ये जीता, इसने अपने से 40 गुना ज्यादा इसको हरा दिया सेना को। तो सबको दुनिया में ये लग गया कि हाँ भाई, ये इसमें कुछ ना कुछ पावर तो है और ये कुछ भी कर सकता है। अगर सिकंदर है, अलेक्जेंडर है, तो ये कुछ भी कर सकता है, इसके लिए कोई भी इम्पॉसिबल चीज नहीं है। तो यहाँ से इसके नाम के बाद क्या लगने लग गया, इसके आगे महान लगने लग गया। अब क्या हुआ, अब ये जीतता हुआ, लड़ाई जीतता करता करता ये आगे बढ़ रहा था। अब ये इंडिया की तरफ भी आ रहा था। अब ये देखो, ये है हमारा इंडिया। अब पहले जो इसकी छोटी सी प्रॉपर्टी थी, अब ये जब बाहर से यूनान, ईरान से जीतता हुआ आ रहा है, तो इसकी क्या है, सेना भी बढ़ रही है। अभी जो दारा थर्ड जो इसने हराया है, इसकी जो इतनी बड़ी सेना थी, अब दारा थर्ड तो हार चुका है, तो उसकी सेना और उसका राजपाट किसका हो गया, सिकंदर का। धीरे धीरे सिकंदर अब चारों तरफ अपने पैर फैला रहा है, उसके हाथ फैल रहे हैं, उसकी सेना बढ़ रही है, उसका साम्राज्य पूरा बढ़ रहा है। अब वो धीरे धीरे किसकी तरफ आ रहा है, वो इंडिया की तरफ भी आ रहा है। अब देखो, इंडिया पे मोस्टली अटैक जितने भी हुए, चाहे वो अंग्रेज आए हैं हमारे ऊपर या विदेशी अटैक हुए हैं, वो कहाँ से हुए, वो इस तरफ से हुए हैं। अब देखो, क्योंकि यहाँ से तो क्या है, यहाँ तो पानी ही पानी है, यहाँ भी पानी ही पानी है। अब पानी में कोई बैठ के अटैक करने के लिए अपनी सेना थोड़ी लाएगा। तो और इस तरफ क्या है, हमारा हिमालय है। तो बचा कौन सा पोर्शन, सिर्फ ये वाला। यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ से क्या है, पहले तो पाकिस्तान था नहीं, ये पाकिस्तान वाला भी एरिया किसका था, ये इंडिया का ही था। तो इस तरफ से होते थे जितने भी अटैक होते थे। अब ये अफगान, ईरान अफगान को जीतते हुए आ रहा है। तो यहाँ पे इंडिया में पहले ही 7 नदी पड़ती है। यहाँ पे हमने बताया था कौन सी नदी है, सबसे पहले है सिंधु नदी, और उसके बाद इस तरफ कौन सी थी, सतलुज नदी। और इनके बीच में कौन कौन सी नदियां हैं, देखो इनके बीच में है, यहाँ पे है झेलम, ये नदियां हैं यहाँ की, इंडिया और पाकिस्तान की। पहले तो पाकिस्तान अलग नहीं था ना इंडिया से, तो झेलम, और यहाँ पे थी चिनाब नदी, फिर है रावी नदी, फिर है ब्यास नदी, व्यास। ठीक है, ये ऐसे बढ़ता हुआ आ रहा था। जब ये सिंधु नदी पे आया, सिंधु नदी पे जब आया, तो सिंधु और झेलम के बीच में यहाँ पे एक राजा था, आम्भी। इस राजा का नाम क्या था, आम्भी राजा था। जब आम्भी को पता लगा कि सिकंदर ऐसे ऐसे लड़ता हुआ आ रहा है, तो जब सिकंदर की सेना सिंधु नदी को पार करके यहाँ पे आई, तो आम्भी सिकंदर के सामने जाके हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि भाई मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता और तुम ही पावरफुल हो, और मैं अपनी जितनी भी मेरी प्रॉपर्टी है वो मैं तुम्हें ही देता हूँ। तो इसने, आम्भी जो राजा था, ये बिल्कुल नालायक निकला, इसने बिना लड़े ही हार मान ली। ये इंडिया का राजा था, क्योंकि ये तो इंडिया का पोर्शन था ना उस टाइम पे। तो इतनी वाली प्रॉपर्टी सिंधु नदी से यहाँ झेलम नदी तक की प्रॉपर्टी किसकी हो गई, आम्भी की थी। लेकिन अब इस पे किसका राज हो गया, सिकंदर का। आम्भी लड़ा ही नहीं। इससे आगे, जब ये झेलम नदी से आगे और चिनाब नदी के बीच में एक राजा था जिसका नाम है पोरस, या पुरु भी उसे ही बोल देते हैं। तो इस एरिया पे किसका राजा था, पोरस नाम का राजा था। ये कोई बहुत बड़ा राजा नहीं था, ये छोटा मोटा राजा था, पुरु। ये यहाँ पे इस वाले पोर्शन में झेलम और चिनाब के बीच में कौन से राजा की प्रॉपर्टी है, पोरस राजा की। जब पोरस के कानों में ये बात गई कि भाई जो सिकंदर है वो लड़ता हुआ आ रहा है और वो झेलम नदी तक आ पहुंचा है, और यहाँ के राजा ने, आम्भी राजा ने हार मान ली है, तो इस पोरस को लगा, पोरस जानता था कि मैं सिकंदर के सामने नहीं टिक पाऊंगा, लेकिन इसने बोला कि होगा अपना बड़ा राजा, लेकिन मेरी प्रॉपर्टी में नहीं मैं उसे घुसने दूंगा बिल्कुल भी, और मैं जाऊंगा और उससे लड़ाई करूंगा, चाहे मैं जीतूं या हारूं ये दूसरी बात है, लेकिन मैं बिना लड़ाई करे हार नहीं मान सकता आम्भी की तरह। तो ये यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी है पोरस की। तो पोरस अपनी सेना लेके, इसने अपनी टेरिटरी में घुसने नहीं दिया सिकंदर को, पहले ही ये झेलम नदी के किनारे जाके यहाँ पे अपनी सेना लेके खड़ा हो गया। अब यहाँ पे सिकंदर की सेना खड़ी है और यहाँ पे पोरस की सेना खड़ी है, तो दोनों में लड़ाई होती है। सिकंदर भी देखता है कि पोरस के पास तो बहुत थोड़ी सी सेना थी, क्योंकि ये बहुत बड़ा राजा नहीं था, बहुत छोटा ही राजा था। तो ये सिकंदर देखता है और सिकंदर पोरस को बोलता है कि भाई तुम ना मेरे साथ लड़ाई करके जीत नहीं पाओगे। तो पोरस ने बोला, चाहे मैं लड़ूं, चाहे मैं हारूं, चाहे कुछ भी करूं, लेकिन मैं एक राजा हूं, तो राजा के हिसाब से, राजा का जो धर्म होता है, जो कर्म है, मैं उसके अकॉर्डिंग मैं लड़ूंगा, और लड़ाई में हारने के बाद मेरे साथ जो भी होगा मुझे मंजूर होगा। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। अब सिकंदर कोई छोटा मोटा राजा तो था नहीं, सिकंदर के पास तो बहुत बड़ी फौज है। तो सिकंदर और पोरस लड़ाई होती है, और कुछ ही मिनटों में ये लड़ाई ना खत्म हो जाती है, और इसमें क्या है, पोरस हार जाता है और सिकंदर जीत जाता है। उस टाइम पे ना एक ट्रेंड था
कि मान लो दो राजा आपस में लड़ रहे हैं, उनमें से एक हार जाता है और वो जिंदा बच जाता है, तो उसको पकड़ के राजा के सामने लेके जाया जाता था और राजा जो हार गया है वो नीचे बिठा के उसे धक्का मार के उसे नीचे बिठाते थे और उसकी गर्दन काट देते थे। उस टाइम पे ये ट्रेंड चल रहा था। तो जैसे ही पोरस हारा तो उसने सिकंदर के सामने बेड़िया बेड़िया बांध के उसे पोरस को सिकंदर के सामने ले जाके खड़ा कर दिया और सिकंदर ने फिर पूछा पोरस से कि तुम्हारे साथ मैं क्या करूँगा। तो पोरस ना 1 मिनट के लिए भी अपनी नजरें नीचे नहीं झुकाई ना, उसके चेहरे पे बिल्कुल भी डर था। तो पोरस ने बड़े ही आराम से आंसर दिया कि भाई जो एक जीता हुआ राजा हारे हुए राजा से जो करता है तुम्हें वही मेरे साथ करना चाहिए। तो उसकी इस बहादुरी को देख के सिकंदर को ना बहुत खुशी हुई और उसे अपना टाइम याद आया कि एक टाइम ऐसा था कि दारा थर्ड की जो सेना थी वो बहुत ही पावरफुल थी और दारा थर्ड ने भी मुझे बोला था लेकिन मैं फिर भी लड़ा था। तो कहीं ना कहीं सिकंदर को अपनी बात याद आती है और वो पोरस से बहुत इंप्रेस होता है। फिर वो पोरस को बोलता है कि तुम सच में ही बहादुर राजा हो और तुम ही यहाँ के राजा रहोगे, मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी को बिल्कुल नहीं लूंगा, क्योंकि एक तुम पावरफुल और बहादुर राजा हो तो तुम्हें राजा बनने का पूरा अधिकार है। तो इस वाली प्रॉपर्टी पे, क्योंकि ये पोरस की थी और ये कौन सी लड़ाई कहाँ पे हुई थी, झेलम नदी के किनारे पे हुई थी। तो इसे क्या बोला जाता है, झेलम का युद्ध। झेलम का युद्ध भी इसी को बोलते हैं हम हिस्ट्री में। उस टाइम पे झेलम नदी का नाम वित्सता था। वित्सता, इसे वित्सता का युद्ध भी कहते हैं। विदेशी थे वो इस नदी को हाइडेस्पिस कहते थे और इसे इस युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। झेलम का युद्ध कह दो, वित्सता का युद्ध कह दो या हाइडेस्पिस का युद्ध कह दो, ये एक ही चीज है। और ये कहाँ लड़ी है, सिकंदर और पोरस के बीच में कहाँ पे हुई है, झेलम नदी के किनारे पे हुई है। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये किसकी रह गई, ये रह गई पोरस की ही। फिर सिकंदर आगे बढ़ता है, आगे बढ़े वो रावी नदी के किनारे पे यहाँ पे जीतता हुआ आता है और वो व्यास नदी तक पहुंच जाता है। अभी इंडिया देखो यहाँ पे है, व्यास नदी तक वो पहुंच गया था। व्यास नदी पे आके इसकी सेना ने मना कर दिया कि हम आगे नहीं लड़ेंगे, हम आगे नहीं जा सकते, क्योंकि जब ये लड़ाई करने निकला था ना यूनान से, तब से लेके आज तक इसने दुनिया जीत लिया। बहुत बड़े हिस्से पे अब किसका राज है, सिकंदर का राज चलता है। लेकिन यहाँ आके जो इसकी सेना थी उसे 10 साल हो गए थे सिकंदर को यूनान से निकले हुए, उसकी सेना को निकले हुए 10 साल हो गए थे। यहाँ आके उसकी सेना ने बोला कि जी देखो अब हम बहुत हो गया, अब हम बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करेंगे, 10 साल हो गए हैं, हमें अपना घर परिवार छोड़े, अब हमें वापस अपने घर जाना है, क्योंकि हमारे घर की क्या कंडीशन, हमारे बच्चे कितने बड़े हो गए हैं, हमारे माँ बाप जिंदा है या नहीं है, या क्या कंडीशन है हमारे घर वालों के साथ हमें नहीं पता। 10 साल कोई अपना घर छोड़ के थोड़े नहीं होते, बहुत ज्यादा टाइम होता है 10 साल। तो इसने बोला ठीक है कि अगर तुम एक राजा की पावर उसकी सेना होती है, अगर मेरी सेना अगर थक गई है या आगे नहीं बढ़ना चाहती है तो कोई बात नहीं है, हम यहाँ से वापस चलते हैं, हम बाद में आएंगे। तो ये वापस निकल पड़ते हैं वहां से। ये सिकंदर इंडिया में एंट्री कर नहीं पाया था, ये व्यास नदी से ही जब इसकी सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया तो ये वापस चला जाता है। और वापस जाते जाते क्या है, ये सिंधु नदी पे आके रुक जाता है। लेकिन जैसे ये सिंधु नदी पे पहुंचा, इसकी जो है ये तबीयत खराब हो गई, इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई और इसे लगा कि मैं आगे नहीं जा पाऊंगा। तो जब ये सिंधु नदी पे आए तो इन्होंने बोला कि अपनी जो सेना है ना उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक जो समुद्री रास्ते से जाएगी, ठीक है, और समुद्री रास्ते पे ये इन्हें जाना कहाँ था, ये तो यूनान के थे ना, तो यूनान जाना था इन्हें अपने घर वापस। तो इसने बोला कि मैं यहाँ से जाऊँगा, अगर पानी से मैं जाऊँगा तो हो सकता है मेरी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाए, रास्ते में कोई डॉक्टर वगैरह पानी में तो मिल ही नहीं सकता ना। तो इसने बोला आधी सेना को क्या है, पानी के रास्ते से ले जाओ, आधी सेना के साथ मैं कहाँ से आ रहा हूँ, अफगानिस्तान की तरफ से मैं आ रहा हूँ। तो ये एक जब ये यहाँ से चलने लगा तो बेबीलोन नाम की एक जगह थी, वहाँ आके इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इसे लगता है कि मैं सुबह का सूरज नहीं देख पाऊंगा। तो ये इसके जो भी प्रधान थे, इसके सेनापति थे, जो इसके खास मंत्री थे, ये उन्हें बुलाता है रात को और बोलता है कि देखो मैं सुबह का सूरज ना देख नहीं पाऊंगा। तो बाकी मंत्री कहते हैं कि नहीं, आप अभी आपकी एज क्या है, अभी इसकी एज ओनली 33 ईयर्स है। जब ये पूरा आधे से ज्यादा वर्ल्ड को जीत चुका है, तभी कितने साल का है, सिर्फ 33 ईयर का है, ये बहुत बड़े एजेड नहीं हुआ है। और तो इसे बोलते हैं कि नहीं आपकी एज ही क्या, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो, अभी तो आपको बहुत कुछ जीतना है। तो इसने बोला वो मुझे नहीं पता कि क्या होगा, सुबह तक क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मेरी तरफ से एक मैसेज है कि जब मेरी डेथ हो जाए ना और मुझे ताबूत में डाल के लेके जाओ। क्योंकि यहाँ के लोग क्या है, जैसे हमारे हिंदू कल्चर में तो क्या होता है, इंडिया में क्या होता है कि कोई डेथ हो जाती है तो उसकी अर्थी वगैरह ऐसे खुले में लेके जाते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है, ये जब इनकी डेथ हो जाती है ताबूत में बंद करके लेके जाते हैं।
तो सिकंदर ने बोला कि जब मेरी डेथ के बाद जब मुझे ताबूत के अंदर लेके जाए तो मेरे दोनों हाथ ना ताबूत से बाहर निकाल देना, और मैं पूरे वर्ल्ड को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि देखो सिकंदर महान बोला जाता है। सिकंदर खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही गया है, किसी के साथ कुछ नहीं जाता, जो भी है यहाँ पे है, आराम से प्यार से रहना चाहिए, लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं है। क्योंकि सिकंदर आधे दुनिया जीत ली थी उसने, लेकिन लास्ट में जब वो गया वो अकेला ही गया, उसके साथ उसकी प्रॉपर्टी उसका धन बिल्कुल भी नहीं गया। तो जब ये उसकी रात को वो बोल के सो जाते हैं, लेकिन सुबह जब उठ के देखते हैं तो सिकंदर मरा हुआ मिलता है उन्हें। तो जब वो सिकंदर को यूनान लेके जाते हैं, तो जैसा सिकंदर ने बोला था, भाई बड़ा राजा था वो उनका, तो जैसे वो बोल के गया है वो तो उनकी कंडीशन करनी ही करनी थी। तो जब उनकी ताबूत को उतारा जाता है तो उसके दोनों हाथ ताबूत से बाहर निकाल रखे थे। तो ये चीज़ देख के ना तो वहाँ के लोगों को लगा कि देखो इतने बड़ा राजा है, उसकी इतनी बेइज्जती क्यों कर रही है। तो चारों तरफ खुसफुसाहट शुरू हो गई कि भाई इसके राजा के हाथ ऐसे क्यों बाहर निकाल रखे हैं ताबूत से। तो जो वहाँ का बड़ा मंत्री था, जो हेड था, उसने फिर अनाउंसमेंट की कि भाई ये सिकंदर का ही आदेश था, लास्ट आदेश था कि जब मेरी डेथ हो जाए तो मेरे हाथों को बाहर निकाल देना। और इसके थ्रू वो आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता है कि दुनिया में जो खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाएगा, अपने साथ कोई कुछ नहीं लेके जाता, चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, या सिकंदर महान था जो खाली हाथ आया था और वो खाली हाथ ही जाएगा। और आज भी ये क्या है, ये कहावत आज भी हम 2022 में भी बोलते हैं कि क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे, खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाओगे। ये लास्ट मैसेज किसका है, ये सिकंदर का है, जो आज तक हमारे इंडिया में और वर्ल्ड में चल रहा है। उसके बाद क्या है, जब ये चीज चल रही थी, ऐसा भी बोला जाता है कि जब ये सिकंदर जो था ना, जब आ रहा था तो यहाँ पे एक टीचर थे, यहाँ पे तक्षशिला, पाकिस्तान में तक्षशिला, और इस टीचर का नाम क्या था, चाणक्य। चाणक्य बोलते हैं। तो चाणक्य जो था, इसे पता लग गया था कि भाई ऐसे जैसे सिकंदर ना इंडिया को जीतने के लिए आ रहा है, तो इसे अपनी इंडिया की बहुत चिंता थी, इंडिया से बहुत प्यार था चाणक्य को। तो इसे लगा कि कहीं इंडिया को तहस नहस ना कर दे, क्योंकि सिकंदर ना जब आता था अपनी सेना को लेके तो ये सबको मार देता था, चाहे औरत बच्चे जानवर, इसे जो भी मिलता है ये इसकी सेना सबको मार देती थी। तो ये चिंता किसको खाई जा रही थी, चाणक्य को, कि भाई मेरे भारत पे अगर इसने अटैक कर दिया सिकंदर ने तो पूरे इंडिया को बर्बाद करके चला जाएगा। तो इसने ये प्लान बनाया, चाणक्य ने ये सोचा कि भाई यहाँ पे जो राजा है, कौन राजा है इस टाइम पे, घनानंद राजा है, ठीक है। तो ये अपने शिष्य लेता है, चाणक्य 4-5 शिष्य अपने साथ लेता है तक्षशिला यूनिवर्सिटी से, यहाँ से चलता है पाकिस्तान की तरफ है, तक्षशिला आज भी पाकिस्तान में है तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तो यहाँ से अपने शिष्य को लेके चलता है, और ये उस टाइम पे क्या है, जंगल पहाड़, इनको पैदल चलते थे, पहले कोई व्हीकल वगैरह तो थे नहीं, तो पैदल अपने उनको साथ लेके आ रहा है घनानंद से मिलने के लिए कि भाई इस टाइम पे इंडिया का राजा कौन है, घनानंद। और घनानंद बहुत पावरफुल राजा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके पास प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, ये लायक नहीं है लेकिन इसके पास प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है। तो घनानंद जो चाणक्य है वो घनानंद से मिलने इसलिए आ रहा है कि जी देखो इंडिया पे अटैक करने के लिए सिकंदर आगे बढ़ रहा है इंडिया की तरफ, और हमें ऐसी रणनीति अपनानी चाहिए कि सिकंदर को हम इंडिया में एंट्री करने ही ना दे और वो बाहर ही चला जाए, क्योंकि आपके पास सेना है, पैसा है, सब कुछ है, तो आप मेरी हेल्प कर दीजिए और आपका फर्ज बनता है, क्योंकि आप इंडिया के राजा हो, इसको देश को बचाना। तो चाणक्य अपना पूरा मैप वैप तैयार करके लेके चलता है वहां से कि भाई मैं घनानंद को जाके दिखाऊंगा और क्या है कि सिकंदर को हम रोक लेंगे और इंडिया को बचा लेंगे। तो ये बेचारा जंगल पहाड़ नदियां पार वार करके घनानंद के राजमहल में पहुंचता है चाणक्य। और जब ये आया तो ये बिल्कुल नशे में धुत था, इसे कोई सुध नहीं है, तो इसे 3-4 दिन तो होश आने में लग गए। 3-4 दिन चाणक्य ने वेट किया, और जब ये चाणक्य इसके पास गया तो चाणक्य ये ना एक ऐसी राजगद्दी पे बैठा था, जैसे ये राजा का सिंहासन, यहाँ पे क्या है घनानंद बैठा है, ऐसे आगे राजा आपने मूवी वगैरह में देखी होगी, ये सीढ़ियां हैं। तो चाणक्य यहाँ से सीढ़ियों से आता हुआ यहाँ खड़ा हो जाता है, यहाँ आके इसके सामने मैप खोल के दिखाता है कि देखो जी सिकंदर ऐसे ऐसे इंडिया पे आ रहा है अटैक करने, यहाँ से हमारी रणनीति होगी, हम यहाँ अपने इतने सैनिक लगा देंगे और ऐसे हमारा इंडिया बच जाएगा। आनंद को ना बहुत गुस्सा आया कि ये क्यों मेरा दिमाग खराब करने के लिए, और कौन है, कहाँ से आया, कौन सिकंदर, मैं किसी सिकंदर को नहीं जानता। इस तरह की कंडीशन लेके इसने क्या किया, जो चाणक्य मैप इतनी मुश्किल से बना के लाए थे, इसने क्या किया, उस मैप को फाड़ के टुकड़े टुकड़े करके और ऐसे फेंक दिया। तो इसको ना चाणक्य को बहुत गुस्सा आता है, तो इसे वो कुछ कहने लगता है, तो घनानंद को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो घनानंद चाणक्य को एक लात मार देता है, जिसकी वजह से ये सीढ़ियों से लुढ़कता लुढ़कता यहाँ से लुढ़कता नीचे आके गिर जाता है। और जब नीचे आके गिरता है तो आपने देखा होगा ब्राह्मण उस टाइम पे ये अपने चोटी वगैरह रखते थे, उसकी चोटी जो है वो खुल जाती है। इससे चाणक्य को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और जब वो कुछ बोलने लगता है तो घनानंद बोलता है कि इसे
मार दो। लेकिन चाणक्य उस टाइम पे क्या है, ब्राह्मण है, उस टाइम पे ब्राह्मणों की क्या है, इज्जत बहुत ज्यादा थी। तो ब्राह्मण का अगर मार दिया तो ये लगा लो पाप बहुत ज्यादा लगता था, इसकी सब निंदा कर सकते थे। तो इसका जो घनानंद का सेनापति था उसने इसे रोका कि ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण को नहीं मारा नहीं जाता, आप इसे माफ कर दीजिए। तो घनानंद को ये रोक लेता है, इसका सेनापति चाणक्य को मारने नहीं देता। लेकिन चाणक्य को बहुत गुस्सा आता है, उसे अपना बहुत बेइज्जती फील होती है और वो जाते जाते बोल के जाता है कि घनानंद तुझे तेरे साम्राज्य को मैं बिल्कुल नष्ट कर दूंगा। इतना बोल के चाणक्य यहाँ से निकल जाते हैं। और जो ये सिकंदर आए थे ना, सिकंदर की डेथ हुई थी, ये इंडिया में 19 मंथ 19 महीने 19 मंथ रहा था ये इंडिया में, बाकी नहीं रहा, यहीं तक आया था, ब्यास नदी से ही वापस चला गया था। और ऐसा भी बोला जाता है कि जो सिकंदर की डेथ हुई है उसे कुछ बुखार वगैरह कुछ हो गया था जो ठीक ही नहीं हुआ था। कोई बोलता है कि उसे मियादी बुखार हो गया था क्योंकि उसे टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिला, इस वजह से डेथ हो गई। लेकिन कुछ किताबें ये भी लिखती हैं क्योंकि चाणक्य यहाँ पे थे तक्षशिला में, तो चाणक्य को अपने इंडिया से बहुत प्यार था, इंडिया बचाना था इसे सिकंदर से। तो इसने क्या किया, कुछ ऐसा जहर चाणक्य ने उसके खाने में मिला के दे दिया था जिसका असर धीरे धीरे होता था। एकदम किसी को नहीं पता लगेगा कि ये सिकंदर को जहर दिया जा रहा है, लेकिन उसका असर धीरे धीरे होकर कुछ टाइम के बाद उसकी तबीयत खराब होकर वो मर जाएगा। तो ऐसा बोला जाता है कि वो जहर किसने दिया था, चाणक्य ने ही दिया था सिकंदर को खाने में मिला के, जिसकी वजह से सिकंदर की डेथ हो गई और उसने इंडिया को बचा लिया। अब आगे जब ये यहाँ से निकलते हैं, चाणक्य बहुत गुस्से में निकलते हैं महल से, और रास्ते में फिर इनकी मुलाकात किससे होती है, एक छोटे से बच्चे से होती है जिसको चाणक्य अपने साथ तक्षशिला यूनिवर्सिटी में लेके जाएंगे और यही लड़के को ये प्रशिक्षण देंगे और इसे अच्छा राजा बनाएंगे, और यही आगे चल के क्या बनेगा, चंद्रगुप्त मौर्य कहलाएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य आके घनानंद को मारेगा और जिसकी वजह से फिर राज्य चलेगा मगध पे किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। ये वाली चीज जो स्टोरी है चंद्रगुप्त मौर्य की और चाणक्य की, कैसे उन्हें चाणक्य मिला है, एक छोटे से बच्चे को कैसे वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी लेके गए, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप सिकंदर क्यों महान था और सिकंदर की लाइफ स्टोरी के बारे में आपको पता लग गया होगा। थैंक यू वेरी मच।